अरे आ गया तू, चल अच्छा किया। अब खाना खा ले, और हाँ अब जाते ही लैपटॉप में जाकर मत बैठ जा। हेलो, नमस्कार मैम, मैं निकी बोल रही हूँ ट्रिंक फोन की तरफ से। अरे भैया काहे परेशान कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए। रखिए फोन। फिर फोन किए, फिर फोन किए। कह रहे हैं ना मत करिए फोन। हेलो, मैं विवेक के कॉलेज से बोल रहा हूँ। आप कौन? जी नमस्कार, हम विवेक की मम्मी बोल रहे हैं। मैडम जी आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए, अभी तुरंत। काहे? क्या हुआ? वो हम आपको फोन पे नहीं बता सकते, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। विवेक तो ठीक है ना? हेलो सुनिए, हे भोलेनाथ, हम व्यक्ति को, हे हाँ सविता, क्या हुआ? विवेक के कॉलेज से फोन आया था, बुलाए। हमको लगता है विवेक को कुछ हो गया। क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हुआ विवेक को? हम जा रहे हैं, आप भी जल्दी आइए। हम तुरंत छुट्टी लेके पहुंच रहे हैं। हाँ जल्दी कहिए जी। भैया जी जरा जल्दी चलाइए ना। को कहीं देखे? नहीं जा सकते। समझिए बात, समझिए मैडम। तुम्हारा बेटा क्या हुआ इसको? देखिए अपने आप को संभालिए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती आप इसे नहीं छू सकते। सब कैसे हो गया? देखिए अपने आप को संभालिए। हेलो सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर मैं कुछ करता हूँ ना। हेलो पुणे को जैसे किसी की नजर सी लग गई थी। पिछले 6 महीनों में पुणे में ये 7वीं बार सुसाइड की कोशिश की गई थी। क्या था ये? पढ़ाई का दबाव या कोई बाहरी प्रेशर? ये उम्र वैसे भी मुश्किलों भरी होती है। एक तरफ सब कुछ नया करने का जोश होता है और दूसरी तरफ अपने आप को सेटल करने की फिक्र। क्या इसी कश्मकश का शिकार हो रहे थे स्टूडेंट्स या फिर मामला कुछ और ही था? हमारे कॉलेज स्टूडेंट विवेक मिश्रा ने टेरेस से छलांग मार दी है। अभी कंडीशन कैसी है? अभी ट्रीटमेंट चल रही है। पेरेंट्स? जी।
जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा, याद करके बताइए, किसी बात को लेकर विवेक परेशान था क्या, या फिर उसके बिहेवियर में कोई बदलाव? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से वो नया कॉलेज में गया था तो कहता था सब बच्चा लोगों के पास महंगा फोन है, लैपटॉप है, उनको भी चाहिए। बहुत समझाया उसको, पर नहीं माना, जिद पकड़ लिया, ऋषि आके बैठ गया। तब उसकी माँ ने, ये लो मम्मी। ला, ये सब सामान ना जाकर बाजार में बेचा ना, ये तुम्हारी नानी दी थी, इतना दिन से संभाल के रखे थे। अब कोनो जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोनो चीज नहीं। जाओ, सब ले जाओ। हम ठीक है। और सुन, एक मिनट। हाँ, ये तुम्हारी नानी का पानदान है, इनमें वो मीठा सुपारी का टुकड़ा ना काट काट के भर दिया करती थी, और हम बच्चे लोग जब भी मौका मिलता था ना झट कर जाते थे। बहुत मार खाए हैं हम और तुम्हारे मामा ना ई पानदान की सुपारी के लिए। बेटा इसको भी ले जा। मम्मी अपना इसे रहने दो। अरे काहे, अब ऐसा बात करेगा ना तो सब बर्तन का कोनो ना कोनो किस्सा बता देंगे। जाओ, जाकर ले जा बच्चों, बस तुम पढ़ लिख जा, सब काम सफल हो जाएगा। ठीक है। जा बेटा। बर्तन बेचकर उसने नया फोन लिया था, बहुत खुश था हमारा बबुआ जब उसने नया फोन लिया था। सब फूल पत्ती का फोटो खींचेगा, हमारा नहीं खींचेगा का? अरे मम्मी, आपकी फोटो खींच के क्या करूंगा? कॉलेज में कोई देखेगा तो? काहे? तुमको शर्म आता है कि हम तुम्हारी माँ हैं? अरे नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बोल रहा था कि जो दिल में रहता है उसकी फोटो खींचने की क्या जरूरत। अब आप इतना बोल रहे हो, मैं आपकी एक फोटो खींचूंगा। ठीक है? करो, बात नहीं करो, मैं हम नहीं मम्मी, एक फोटो, एक प्लीज। ऐसे वाला, ऐसे करो जैसे आप करती हो हमेशा। ये देखो, ये तो बिल्कुल हीरोइन वाला पोज है। कुछ भी पता है। मम्मी फोन दिलाया तो खाली मम्मी का फोटो खींचोगे, हमारा नहीं? फोटो में हम भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई, खींचो। पापा, आपकी ना फोटो में आपकी यूनिफॉर्म के साथ खींचूंगा। सेठ जी के बंगले पे, वो बड़ी वाली गाड़ी है ना व्हाइट वाली, उस पे खींचूंगा। एक पापा ऐसे, इस तरह से, इस तरह। ये देखो, ये वाली। अच्छा सुन बेटा, हाँ जी। तू घर जाएगा कि हमारे साथ ही चलेगा? पापा मैं थोड़ी देर रुकता ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहा है ये देखने के लिए चुपके से उसके पीछे गए तो देखा कि वो हमारा फोटो डिलीट कर रहा है। दुख तो हुआ, उसको अपने ही माँ बाप से परेशानी हो रही थी, जाने कहाँ हो गया था। उसको बहुत कीमत लगाने लगा था हर चीज का, बहुत भाव में फर्क करने लगा था। पापा, मम्मी ने तो लड्डू दे दिए, आप क्या लाए हमारे बर्थडे के लिए? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारी मम्मी को याद रहता है? ये देखो। थैंक यू पापा। ये तो बिल्कुल सस्ती सी घड़ी है पापा, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं होगी। बेटा, कुछ चीज कीमत से नहीं प्यार से आंकी जाती है, समझे? भावना देखो, भाव नहीं। मैडम, हम उसको हरदम डांटते समझाते रहते, पर इसमें उसका भी कौन दोष? ये जमाना ही ऐसा है, यहाँ गरीब का कौनो जगह नहीं है, अपनों के दिल में भी नहीं। कल उससे कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की जो हर रोज से अलग हो? विवेक कॉलेज जाने से पहले कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन क्या है? अरे विवेक बेटा, नाश्ता किए कि नहीं? विवेक,
तो रोज टीका नहीं लगाता ना, तो इसलिए नहीं लगाया। खुश रहो बेटा। मालूम होता कि ये सब करेगा तो कभी नहीं जाने देते को। मत्ती मारी गई थी हमने, जो वो को जाने दिए, नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। कभी कभी बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपने घर में अंधेरा दिखाई देने लगता है। दूसरों के करीब आने की कोशिश में हम अपनों से दूरियां बढ़ा लेते हैं। ऐसा ही कुछ बदलाव विवेक में भी आया था। उसमें आया यह बदलाव क्या एक संकेत था उसके अंदर बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का? क्या रईसों के बच्चों के साथ अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश में विवेक वाकई अपनी जमीन भूल गया था? या कॉलेज के माहौल के पेयर प्रेशर के सामने वो घुटने टेकने लगा था? या फिर उसकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई थी और वो गलत राह पर निकल पड़ा था? कई सवाल सर उठाए खड़े थे, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी थी। विवेक बड़ा शार्प और स्टूडियस लड़का है। हमारे कॉलेज के चंद उन स्टूडेंट्स में से है जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके फादर कोई आईटी कंपनी में सीएफओ के यहाँ ड्राइवर हैं, और उनके बॉस विवेक की पढ़ाई में फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। विवेक टेरेस कैसे पहुंचा? इस कॉलेज का टेरेस हमेशा खुला रहता है। नॉर्मली तो टेरेस बंद ही रहता है, पर कभी कभी सफाई के लिए खोलना पड़ता है। राय जरा टेरेस चेक करो। अच्छा एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसकी वजह से विवेक को बुरा लगा हो या ऐसा कुछ? नथिंग एज सच। स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत शरारत तो कर ही लेते हैं। अब हाल ही में प्रोफेसर जोशी ने उसकी और मेहुल की कंप्लेंट मुझे की थी। कोई प्रोजेक्ट के बारे में थी वो। प्रोफेसर जोशी से मिल सकते हैं? हाँ श्योर। प्रोफेसर जोशी को कैबिन में भेजो। सर विवेक कुछ टाइम से अपसेट था, पर किस कारण से अपसेट था ये पता नहीं। शायद उसका भी कुछ चोरी हो गया था। मतलब? वो सर आजकल कॉलेज में काफी चोरियां हो रही है, बट कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा। विवेक के फ्रेंड्स की भी बाइक चोरी हुई है। विवेक ने अपने एक सीनियर स्टूडेंट मेहुल का असाइनमेंट बनाया था, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत डांटा था। फिर दोनों ने मुझसे माफी भी मांगी थी। और हाँ, विवेक ने तो प्रॉमिस किया था कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैडम छत से की टूटा हुआ फोन मिला है। फौरन लैब भिजवाओ इसको। हो मैडम। उस दिन के बाद विवेक के बिहेवियर में कोई खास बदलाव नजर आया था आपको? नहीं, आजकल के स्टूडेंट्स कहाँ केयर करते हैं अपनी किसी चीज की, अपनी लाइफ की भी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हर चीज लाइटली लेते हैं। थैंक यू प्रोफेसर। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, मेरा एक कांस्टेबल यहाँ मौजूद रहेगा 24 घंटे। यहाँ की हर एक्टिविटी पर वो नजर रखेगा। मैम, क्या आपको लगता है कि विवेक का केस अटेम्प्टेड सुसाइड का है? ये भी हो सकता है कि उसे टेरेस पे से किसी ने धक्का दे दिया। इस प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्डर अटेम्प्ट करने वाला लड़का अगर चालाक होता तो ऐसी जगह नहीं चुनता, और लड़का अगर नौसिखिया था तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर छोड़ता। किसी ना किसी ने उसे जरूर देखा होता। राइट मैम। मैम, अगर एक्चुअली अटेम्प्टेड सुसाइड ही है तो कॉलेज की फीस भी एक वजह हो सकती है। एडमिन स्टाफ ने बताया कि उसने पिछले 2 सेमेस्टर की फी नहीं भरी। हाँ, हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम करो, कल कुछ देर के लिए विवेक के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से घर बुला लो। एक बार फिर से उनसे पूछताछ भी कर लेंगे और विवेक के कमरे की अच्छे से तलाशी भी ले लेंगे। राइट मैम। बच्चा कैसे? देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सर में बहुत चोट आई है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम वो को एक नजर देख सकते? जी नहीं, अभी नहीं।
चौहान, तुम विवेक के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ कर लो। चलो। आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोग को हॉस्पिटल से आना पड़ा, लेकिन विवेक का कमरा चेक करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। शायद कोई क्लू मिल जाए। कमरा किस तरफ है? बगल वाला। चेक करो। हम लोग कॉलेज भी गए थे, प्रिंसिपल ने बताया कि विवेक ने पिछले 2 सेमेस्टर की फीस नहीं भरी। क्या ये वजह हो सकती है कि विवेक ने सुसाइड करने की कोशिश की? ऐसा हो ही नहीं सकता है मैडम। हमने दूसरे नहीं बल्कि तीसरे सेमेस्टर का पैसा भी विवेक के हाथ में दे दिया था। हाँ पापा। ये लो पैसा। और सुनो बेटा, पैसा थोड़ा संभाल के खर्चा करो। जब से बड़का कॉलेज में गए हो बहुत खर्च कर रहे हो। पापा, इतने बड़े कॉलेज में गए हो तो पैसे तो खर्च। देखना पापा, एक दिन मैं पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। हमको पता है हमारा विवेक पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन कॉलेज का कहना है उनको फीस मिले ही नहीं। हो सकता है कहीं और खर्च कर दिया होगा। सब कुछ तो लाके देते थे, उसको कहाँ खर्च करेगा? कहीं दोस्त वोस्त के साथ भी तो खर्चा हो सकता है। दोस्त थे कि भी नहीं, कहाँ मालूम। लेकिन जब से वो नया लैपटॉप लेकर आया था ना, तब से सारा टाइम वो में लगा रहता था। कमरा बंद करके जाने कहाँ करता था। पुराने दोस्तों से बातचीत नहीं करता था, और अगर कौन से बात करता भी था तो अपना कमरा से फोन से ही बात करता था। बस एक ही बार सुने थे हम को किसी से बतियाते हुए। क्या बात कर रहा है यार? तू पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत की और मिला क्या? नहीं नहीं, ज्यादा दाम लगा। किससे बात कर रहा था? हमको नहीं मालूम। क्या क्या मिला? मैं बोलूं तो अच्छा विवेक ना बहुत अच्छा लड़का है, और मेरा स्कूटर के पीछे से बिल्कुल दीवाना है वो। यही लड़कपन में उसने मेरा स्कूटर भी एक दिन घुमा दिया। अरे वो अरे काय झालं रे? अरे रुसा काय करे तू? हाँ वो अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगा? वो मैं स्कूटर लगा के सब्जी लेने गया था, वापिस आया तो स्कूटर। क्या हुआ? हाँ, स्कूटर छोड़ेगा क्या? हाँ, मैंने बहुत ढूंढा काका, कहीं नहीं मिला। हम पुलिस स्टेशन पे गए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले लोग विवेक से ऐसा आला आकड़ा पूछने लगा कि मेरे को बहुत खराब लगा था। बोला कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करने का, हम बिना रिपोर्ट करके वापस चले आए। ठीक है, विवेक के बारे में अगर आपको और कोई बात याद आए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर सर। मैम, काका की स्कूटर और विवेक के करीबी दोस्तों के बाइक का चोरी होना, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यू आर राइट। जहां भी स्कूटर और बाइक चोरी हो रहे थे, विवेक वहां पे मौजूद था। हो सकता है इन चोरियों में वो शामिल हो। विवेक का लैपटॉप साइबर सेल भेजा? यस मैम। विवेक को होश आ गया है, लेकिन देखिए खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बार उसको मिल सकते हैं? जी, लेकिन आप उसे ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। मुझे माफ कर दो। आपका बेटा बुरा हो गया, ये आपके सारे सपने तोड़ दिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
एसएसपी कॉलेज में फिर से 2 बाइक्स की चोरी हुई है। कांस्टेबल कदम क्या कर रहा था? कदम को प्रिंसिपल ने बुलाया था केस की अपडेट के लिए। चौहान, इन चोरियों का जल्द से जल्द पता लगाओ, शायद इससे हमें कोई ठोस क्लू मिल जाए। फास्ट। यस मैम। उस रात विवेक जिस नंबर से बात कर रहा था उस नंबर को हमने ट्रेस कर लिया है। नंबर किसी राजू के नाम पे। वंडरफुल, उठा लो उसको। मैम। राजू कौन है? राजू। हाँ साहब। विवेक को जानते हो? विवेक मिश्रा। जानता हूँ साहब, लेकिन हुआ क्या है? कैसे जानते हो? वो साहब, उसने मुझे एक स्कूटर बेचा था। हाँ पूरब, ठीक है हम आते हैं। हाँ पूरब, बोलो। मैम, पिछले 3-4 हफ्तों से विवेक हाइक बहुत यूज कर रहा था। इनफैक्ट उसने सुसाइड अटेम्प्ट से पहले भी हाइक पे लॉगिन किया हुआ था और कोई वीडियो लिंक बार बार देख रहा था, पर अब वो लिंक डीएक्टिवेटेड आ रहा है। इसका मतलब विवेक दोस्तों के साथ नहीं, अपना ज्यादा वक्त इंटरनेट पे बिता रहा था। एग्जैक्टली। और इंटरनेट के जरिए वो लगातार किसी के टच में था। यस। पूरब, उस डीएक्टिवेटेड लिंक के बारे में पता करो, हमें जानना है वो किसका था। श्योर मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चौहान, कॉलेज के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनके फुटेज मुझे चाहिए। यस मैम। ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग? Oh God, please help me. अरे मेहुल, तू नहीं चल रहा? कहाँ? अरे चंदन की जो बाइक चोरी हुई है ना, उसके रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं, पुलिस आई हुई है। चल आ जाइयो। पॉज पॉज पॉज। क्या आप लोग इस बाइकर को पहचानते हैं? क्योंकि ये वही बाइकर है जो आप लोगों के कॉलेज से आपका सामान और बाइक चोरी कर रहा है। हो सकता है आप ही के कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड हो। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जूम करो। कोई पहचानता है इसे? ओके, लैपटॉप ले लो। थैंक यू। नितिन, तो 3,000 रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट काम है, मैं पक्का लौटा दूंगा जल्दी। जो पैसे पहले लिए हैं वो तो पहले वापस कर, फिर बाद में दूसरे लेना। विक्रम यार, 3-4 हजार रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट है, मैं पक्का लौटा दूंगा तुझे। एक काम कर, कटोरा लेके कॉलेज के बाहर जाकर बैठ जा। अपने डैड से पैसे मांगने यार, हमसे क्या मांगता रहता है? यार डैड पैसे नहीं देंगे, समझना बात को। ओ डैड अगर पैसे नहीं दे सकते तो हम क्यों दे? प्लीज यार भाई, तू जाना यार यहाँ से। सॉरी, हम लोग उसे बचा नहीं पाए। देखना पापा, एक दिन पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। विवेक, उठना बेटा, देखो ना लौट नहीं रहे। विवेक, उठ बेटा।
जब जवानी आती है तो जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ने लगती है। सबसे आगे निकलने और सब कुछ हासिल करने की कश्मकश में ये नौजवान ब्रेक लगाना भूल जाते हैं और हादसों का शिकार बन बैठते हैं। क्यों विवेक ने इतनी छोटी सी उम्र में जान देने का फैसला किया, और अब उसी तरह मेहुल ने भी इतना बड़ा फैसला इतने कम समय में ले लिया था। क्या उनकी मौत ही उनकी समस्या का आखिरी समाधान था? आखिर किन हालात से गुजर रही थी उनकी जिंदगी? विवेक और मेहुल के ऐसे फैसले ना सिर्फ उन्हें अपनों से दूर कर रहे थे, बल्कि उनके साथ वो राज भी दफन हो रहे थे जो उनके जाने के बाद किसी और की मौत के कारण बन सकते थे। जब देखो तब मेहुल हमेशा पैसे मांगते रहता था। शायद वो 2 नंबर का कुछ काम करता था, बेटिंग एंड ऑल। तुमको कैसे पता? मैम, एक दिन की बात है। नितिन, हाँ सुनना यार, तेरा नेट चालू है? हाँ चालू है। मैं 10 मिनट के लिए यूज करूं क्या प्लीज? सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ फिकर नॉट यार। ये ले, चल ले। थैंक्स। आता हूँ 10 मिनट में। हाँ। मैं असाइनमेंट बना रहा था, वो मेहुल ने लिया था मेरा लैपटॉप। कुछ आइडिया है तुमको उस दिन वो क्या देख रहा था लैपटॉप पे? नहीं मैम, मैं लैपटॉप से बहुत दूर था, तो मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था। हमको तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। या श्योर मैम। मैम, हमने नितिन का लैपटॉप चेक किया है। पता है कि मेहुल बार बार एक वीडियो लिंक डालकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और ये भी लिंक ऑफलाइन आ रहा है, ठीक विवेक की तरह। मैम, सीसीटीवी फुटेज से एक अजीब चीज सामने आई है। पॉज पॉज पॉज। ये इनोवा कंटिन्यूअसली बाइक के पीछे चल रही है। राइट मैम, हमने वैसे नोटिस किया। या तो इनोवा बाइक को फॉलो कर रही है, बाइक इनोवा। मैंने आरटीओ से इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकाली। इस पे जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो फेक है। एक मिनट जूम इन करो। इस गाड़ी पर तो किसी होटल का स्टिकर लगा हुआ है, होटल आर इंटरनेशनल। यस मैम, इसी होटल की है, हमारे क्लाइंट को बुक की गई है। कौन से क्लाइंट के है? एक रशियन टूरिस्ट है, रोजलिन सरकोवा। इसी होटल में रुकी हुई है, रूम नंबर 403 में। 4 डेज की बुकिंग है। अभी है अपने कमरे में? अभी तो नहीं है, बट यूजुअली शाम तक वापस आ जाती है। चौहान, तुम यही रुको। किसी भी कीमत पर वो रशियन लड़की हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, और इस बात की खबर उस लड़की को नहीं होनी चाहिए। यस मैम। मेहुल, हमें तुमसे बात करनी है। देखो, तुम्हारे एक दोस्त ने जान दे दी और तुम भी मरते मरते बचे। हमें बताओ बात क्या है? मुझे फ्रेंड्स बुक पे एक फॉरेनर लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और कुछ टाइम में हम काफी क्लोज हो गए। फिर एक दिन मुझे किसी का फोन आया। क्या बे, 3 लाख रुपया नहीं दिया ना बेटा, तो तेरी मजा की सजा बना डालूंगा। ये जो तेरा वीडियो है ना, उसको पूरे वर्ल्ड में घुमा डालूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो लिंक खोल के देख डाल। सर मैं इतने सारे पैसे कहां से लेके आऊंगा, और वो भी इतना जल्दी? कपड़े खोलने में तो बहुत जल्दी थी भाई। चल एक काम करते हैं,
कल 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं तेरे को, लेकिन अपनी भी एक शर्त है भाई। वो क्या? तेरे जैसा एक बकरा लेके देना पड़ेगा, बोले तो समझ गया ना? हर सौदे की एक कीमत होती है, लेकिन ये एक ऐसा सौदा था जो चोरी छुपे किया जा रहा था, जिसमें कीमत और मजबूरी दोनों ही ज्यादा दिखाई दे रही थी। जाल में वो फंसता था जो या तो बहुत कमजोर होता था या फिर बहुत शातिर। आखिर किस चीज की कीमत वसूली जा रही थी और कौन था यह इंसान जो स्टूडेंट्स को अपना निशाना बना रहा था और कर रहा था एक ऐसा सौदा जिसके लिए स्टूडेंट्स मुंह मांगी कीमत चुका रहे थे। सही है ना? तुझे चाहिए क्या? इधर आ। हाय, hey, what's up? Hi, how are you? Yeah, all good. Actually, my friends want to talk to you. Okay. Of course. Hi, Hi, my name is Vivek. What's yours? my name is Rosalie. Yeah, I'm in call. मतलब जो लोग पैसों के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे वो लोग विवेक को भी ब्लैकमेल करने लगे। मैम, कुछ कहना है? मैम, वो जो आइस की चोरियां हुई थी कॉलेज में, वो भी मैंने और विवेक ने ही की थी, उनको पैसे देने के लिए। I'm sorry मम्मी। रोसलिन, Yes, who are you? पुणे पुलिस। पकड़ो उसे, नीचे। हमें क्यों मार रहे सब? हम सवाल नहीं जवाब सुनते, समझा? I'll call you back. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग पूरा। मैम, रोजलिन के लैपटॉप से कुछ हाइप रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। इंडिया के कई एजुकेशनल सिटीज में इसका नेटवर्क है। हमारी नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मैम, रोजलिन से इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रमोद पांडा नाम का आदमी है जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है और विदेशी लड़कियों से काम करवाता है। उस दिन जो आदमी रोजलिन के साथ पकड़ा गया वो भी प्रमोद पांडा का ही आदमी था जो इन लड़कियों के साथ रहता था। उसने प्रमोद पांडा की लोकेशन डिस्क्लोज कर दी। अरेस्ट हिम। हाँ ठीक है, एक काम करना, वो फॉरेनर लड़की को बुला ले, तू काम आ जाएगी अपने को। चल मैं फोन करता हूँ तेरे को। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। पुलिस क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? मैं बता दूं मैडम। बोल बोल। मैडम वो क्या है, वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जो अमीर लड़के आते हैं ना, उनकी लिस्ट है अपन लोगों के पास। वो फ्रेंड बुक पे वो जो फोटो डालते हैं ना, उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि पार्टी माल वाली है। फिर हम फिरंगी लड़कियों से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाते हैं और फिर वो लड़के फौरन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़कियां उनसे बातचीत करके उनको बाटली में उतार डालती है और बाद में हम इनको ब्लैकमेल करते हैं। मैडम ये लोग तो हमारे लिए पैसों का झाड़ है, जब भी जरूरत पड़ती है तब झाड़ हिलाते तो पैसे मिल जाते।
ज्यादातर लड़के पैसे ढीला कर देते हैं, मगर कुछ लड़के नहीं भी दे पाते। प्लीज मुझे माफ कर दो सर मैं आप पैसे नहीं ला सकता हूँ सर मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस भी आपको दे दी थी। चले शाने, ज्यादा नाटक मत कर। बहुत बड़े बंगलों में रहता है, तुम मालूम है मेरे को। वो बंगला मेरा नहीं है सर, मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहां गया। तो जैसे ही तूने वो फोटो खींची ना, वैसे ही तेरा फोटो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। डालू क्या बोल? मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। माल का जुगाड़ कर, जल्दी चल निकाल। ब्लैकमेल के चक्कर में ना बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जानता है? ये रोजलिन जैसे लड़कियों को कैसे फंसाता रे तू? मैडम वो बहुत गरीब लड़कियां हैं मैडम, उनके खाने के वांदे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा काम कर रही है। कहां से चलता है तेरा ये नेटवर्क? आप लोग कहीं जा रहे हैं? जिसका भविष्य के लिए यहाँ आए थे, जब वही नहीं रहा तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम वापस जा रहे हैं अपने गांव। अपना घर बेच के हमको ये पैसा मिला है, आप ये पैसा उन लड़का लोग को दे दीजिएगा जिसका भाई को लिया था या चोरी किया था, ताकि मरने के बाद उस पर कोनो इल्जाम न रहे, उसका आत्मा को शांति मिल जाएगा। देखिए, आपका बेटा बुरा नहीं था, बस गलत संगत का शिकार हो गया और उनमें ऐसा खोया कि दोबारा अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाए। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है। इंटरनेट के बहुत फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए जो आपको शर्मिंदा करे। आप जो है जैसे हैं उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। लेकिन दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। विवेक ने भी अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश की थी और दिखावे की झूठी दुनिया में कदम रखा था। प्रमोद पांडा जैसे लोगों के लिए इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। ये तो कोई अरुण और सविता से पूछे कि उन्होंने क्या खोया है। युवाओं से ये विशेष विनती है कि ऐसी बुराइयों से दूर रहें और अपना ध्यान केवल अपनी पढ़ाई और अपने उज्जवल भविष्य पर रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। आज जो कहानी आप देखेंगे वो है शैलजा की, एक महिला जिसका कहना था कि उसका पति एक राजकुमार है और वो एक राजघराने की बहू। लेकिन राजघराने की ये बहू रह रही थी मुंबई के दहिसर इलाके की एक छोटी बस्ती में। शैलजा उस तरह के इंसानों में से थी जो इतने अच्छे और सच्चे होते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि उनका कोई दुश्मन भी हो सकता है। आखिर क्यों? अरे काय झालं? आवाज कुठून आला? अरे मंजू, निशा, क्या हुआ? काय झालं? डॉक्टर को बताइए ना। अरे पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर पोजीशन इज वेरी क्रिटिकल। किसी ने जानबूझकर इनके सर पर पीछे से वार किया। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गई। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते।
आप इस लड़की की माँ है? नहीं साहब, मैं शैलजा की पड़ोसी हूँ। रात को किसी को एक को रुकना था तो मैं रुक गई साहब। उसकी शादी हो गई? हाँ साहब। उसका पति रिश्तेदार? अब मैं क्या बोलू साहब, हे दर दिवस नाटक आहे नळावरचं, सारखं भांडत राहतात। तरुण पोरी असून पण मला माझ्याशी भांडत असतात। मला लय कंटाळा आला या लोकांशी। अच्छा नाश्ता रेडी है, आप मेरे साथ खाओगे या बाद में खाओगे? ओफ, वो कुछ पूछ रही हो। वैसे बहुत अच्छा बना है, अभी भी वक्त है, आ जाओ। लो फिर ये न्यूज़पेपर। जब भी ये न्यूज़पेपर आता है ना आपके हाथ में तो ऐसा लगता है आप तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो दीवारों से बातें कर रही हूँ। मुझे पता है सुधरोगे नहीं। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपका नाश्ता डाल के ही जा रही हूँ, खा लेना। खाना ढक के जा रही हूँ, खा जरूर लेना। और प्लेट धोने वोने के चक्कर में मत पड़ना, मैं धो लूंगी आके। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ देखो, दवाई लेना तो भूल ही गई। आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा जा रही हूँ, लव यू। साहब शैलजा बहुत अच्छी लड़की है, अपने काम से काम रखती है। समझ में नहीं आता उसका दुश्मन कौन है। भगा रहे? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरी ज्यादा उससे बातचीत तो नहीं होती थी, बस आते जाते कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती थी। और हाँ साहब, आज तक मैंने कभी उसके मर्द को भी नहीं देखा है। शैलजा बहुत अच्छी औरत है साहब, मैंने उसको कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। 6 महीने पहले इधर रहने को आई थी वो। क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? नहीं नहीं, रो कर रही हूँ, वो आंख में कुछ चला गया था मिर्च जैसा। अभी रहने आई है तू? अकेली है तू? नहीं अकेली कहाँ, वो मेरे हस्बैंड है ना साथ में, वो अभी किसी काम से गए, आते ही होंगे। मैं यही पास में रहती हूँ, मेरा नाम मंजू है। मैं कुछ मदद कर दूँ सामान रखने में? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो दरअसल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं मैं ज्यादा किसी से बात करूं। बाकी आप इतनी मदद कर रही हैं उसके लिए थैंक यू। वैसे क्या करते हैं वो? कौन? अरे वही तेरा मर्द, और कौन? ओ मेरे हस्बैंड। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड, इसीलिए तो आज तक कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। लव मैरिज है ना, तो फैमिली वालों ने नाराज होकर रिश्ता ही तोड़ दिया। बस सोच रहे हैं नया बिजनेस शुरू करेंगे, उसी के सिलसिले में किसी से मिलने गए हैं। अच्छा। आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। तभी का तभी आइडिया पड़ गया था मेरे को कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बोल के मुझे क्या करना था। लेकिन बेचारी को अपने पति पे बहुत भरोसा था। हाँ साहब, खुद के लिए वो खर्च करने से पहले 50 बार सोचती थी, और पति के लिए तो वो जितना खर्च करती उतना कम था उसके लिए। ये कॉलीफ्लावर कैसे दिया? वैसे तो 20 रुपए पाव किलो है, पूरा चाहिए तो 100 में पड़ेगा आपको। अच्छा ये एक दे दो। अरे ये ले ना, 5 रुपए पाव पड़ेगा, ऊपर से काला है लेकिन अंदर अच्छा है। भैया ये दे देना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति फ्रेश सब्जी ही खाते हैं, यही दे दो। अरे सुन शैलजा, ये पुष्पा, अरे तू काहे को मुझको रोक रही है? आज मैं इसको बोलने ही वाली थी। अरे जाने देना, अगर वो खुश है तो उसे रहने दे। सपनों की दुनिया में जी रही है वो, एक दिन बहुत तकलीफ होने वाली है उसे। मैंने कुछ उस पर जुल्म नहीं किया साहब, जो सच था वही बोला, वो सच जो किसी और को कहने की हिम्मत नहीं थी। आप कब तक नहाएंगे?
10 मिनट में दाल भी रेडी हो जाएगी, जल्दी आइए, पानी खत्म हो जाएगा। पता है ना कितनी दूर से यहाँ पानी लाना पड़ता है, जल्दी आइए। अरे पुष्पा, थोड़ा घी चाहिए था, सुबह खत्म हो गया। तुझे तो पता है बच्चे घी के बिना रोटी नहीं खाते। कल लौटाती हूँ मैं तुझे। हाँ, अरे वो बनियान मैंने टॉवल के पीछे ही टांगी थी, अच्छे से देखो टॉवल से छुप गई होगी। ये भी ना, अरे पुष्पा वो मैंने ना दाल बाटी बनाई है और तुझे तो पता है बाटी में कितना घी लगता है। अब मेरे पास भी थोड़ा ही घी था और वो भी तुझे दे दूंगी तो इनको क्या दूंगी, खामखा नाराज हो जाएंगे। अरे तू एक काम करना, निशा से ले ले मेरी दाल। बंद कर अपना है तमाशा, नहीं तो आधी पागल से पूरी पागल हो जाएगी एक दिन। अरे क्या लगा रखा है, मेरा पति ये, मेरा पति वो। कहाँ है तेरा पति? चल दिखा, दिखा दे कहाँ है। अरे किधर है, भाग गया क्या? हाँ, जब देखो पति की बात करती रहती है। किससे बात करती रहती है तू? चल आ इधर और देख देख, यहाँ कोई दिखा तुझे? अरे अकेले रहती है तू यहाँ पर, समझी? जब देखो मेरा पति ये, मेरा पति वो लगा रखा है। अरे छोड़कर भाग गया है वो तुझे, अब नहीं आएगा, समझी? चुप चुप शैलजा, चुप हो जा। वो आएंगे ना? तू इतना प्यार करती है ना तो वो जरूर आएंगे। चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा, आएंगे, चुप हो जा। आएंगे, हाँ, मेरे पति आएंगे, आएंगे, हाँ, हाँ, हाँ आएंगे। शैलजा, दवाई कहाँ है? हाँ, मेरे पति आएंगे। कौन थी ये शैलजा और क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? और कौन था उसका पति जिसके आने की आस वो छोड़ना नहीं चाहती थी? लेकिन छोड़कर तो वो जाते हैं जो साथ होते हैं, पर शैलजा के साथ तो किसी को किसी ने कभी नहीं देखा था। तो क्या वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार थी जिसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता था? अगर ऐसा था तो एक गरीब, कमजोर, बीमार और अकेली औरत किसी का क्या बिगाड़ सकती थी? क्या नुकसान पहुंचा सकती थी किसी को? और किसके लिए खतरा हो सकती थी, वो भी इतना बड़ा कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने की कोशिश की जाए? सब लगता नहीं है कि उसके साथ कोई और भी रहता था। हो सकता है उसकी दिमागी हालत खराब हुई हो और उसके पति ने उसे छोड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पति ने उसे छोड़ने के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। यह तो सवाल ये उठता है कि शैलजा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो कहाँ की है, मुंबई की है या बाहर से आई है? उसके रिश्तेदार कौन है, उसके माता पिता कौन है, किसी को भी कोई क्लू नहीं था। सिर्फ पैसे का ना कि एक सेकंड, सब ये देखिए ना, ये साड़ियाँ, ये बाकी सब चीजें सारी महंगी लगती हैं। एक स्लम एरिया में रहने वाली औरत के पास इतनी महंगी चीजें अजीब लगती। सर, ये मोबाइल वहाँ मिला। साहब, ये मेडिसिन निशा ने बताया था कि शैलजा की दिमागी हालत कुछ खराब थी, उसके लिए वो मेडिसिन भी लिया करती थी। लगता है ये वही है। इतनी सारी दवाइयाँ? यादव, अगर हमें इस केस में आगे बढ़ना है तो हमें इस केस के पीछे जाना होगा। इस अटैकर की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें लड़की की जिंदगी की डिटेल से ही मिलेगी। ये लड़की यहाँ भले ही यहाँ पे रह रही थी, लेकिन है ये लड़की अच्छे घर की। पता लगाओ कि उसका कोई पति है भी कि नहीं, और अगर है तो कौन है और कहाँ है। अरे हाँ यादव, एक फोन मिला था ना? फोन दे। सर, इस कॉल लॉग में तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। एक ही नंबर, और कोई दूसरा नंबर है भी नहीं। और इसी नंबर पे उसने कॉल किया और कॉल रिसीव किया है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी करीबी का या फिर किसी रिश्तेदार का। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये उसी शख्स का नंबर हो जिसने शैलजा पर अटैक किया। कितनी बार कहूँ यहाँ पे फोन नहीं करना? अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ कभी नहीं आओगी।
जी सर, शैलजा हमारे यहाँ पहले काम करती थी। आदत लगा रखी है ना लेट आने की। मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि मुझे सुबह में कितनी प्रॉब्लम होती है। खुद ऑफिस के लिए निकलना होता है और साहब का सब रेडी करना होता है और तुम लोग क्यों लेट आती हो हर वक्त? मैडम सॉरी, वो मुझे अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना था। प्लीज तुम मुझे ये सारी कहानियां मत सुनाओ। जाओ जाकर रोहन बाबा को उठाओ और तैयार करो, वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी उसकी। नहीं नहीं, मैं इसे 2 मिनट में रेडी कर देती हूँ। ये साक्षी, वेयर इज माय टाई यार? रमेश तुम खुद नहीं ढूंढ सकते? मुझे भी रेडी होना है। आई एम आल्सो गेटिंग लेट। चलिए जल्दी उठिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलिए रोहन बाबा, चलिए उठिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी नहाने चलिए, चलो। अच्छा आप सुनो, रोहन बाबा को स्कूल बस में छोड़ने के बाद तुम घर आके डस्टिंग करना, सारे फैंस क्लीन करने, बहुत धूल जम गई है उनपे। उसके बाद मशीन में कपड़े डाल देना। रोहन बाबा को लेने प्लीज टाइम से चली जाना, ये ना हो कि उसकी बस चली जाए और उसे वहां तुम्हारा वेट करना पड़े, ठीक है? उसके बाद उसे स्नैक्स दे देना और 3 बजे उसे लेकर आर्ट क्लास चली जाना। समझ गई ना तुम? जी। कभी कभी लगता है ना हमने गलती कर दी है इसको काम पे रख के। देखा ना तुमने, कुछ याद नहीं रहता इसको, पता नहीं हमेशा कहाँ लॉस्ट रहती है ये। सच कहूं तो मुझे रोहन के लिए डर लगता है कभी कभी। डोंट बी सो मीन साक्षी। अरे जब से उसने ज्वाइन किया उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। बैठो, कितनी सिंसियर है वो, और रोहन से प्यार भी करती है, राइट? कभी आप लोगों ने शैलजा के पति को देखा है? कभी उससे मिलने आया हो या पिकअप करने, या फिर आप दोनों ने कभी उसके पति की फोटो उसके पास देखी है? जी नहीं, मगर वो उसके बारे में बातें किया करती थी। उसके पति के अलावा हार्डली कोई टॉपिक होता था उसके पास बात करने के लिए। क्या बातें किया करती थी? यही कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, प्रिंस है कहीं का। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से हैं, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। ऐसी बातें सुनने में जरा अजीब तो लगती हैं, मगर उसकी चीजों से ये क्लियर था कि वो जरूर किसी अच्छे घर की है, तो उसका पति भी ठीक ठाक ही होगा। कभी कभी बुरा लगता था उन लोगों के लिए कि हालात के चलते उन्हें इस तरह की टफ लाइफ बितानी पड़ रही है। अगर शैलजा अच्छी थी फिर भी आप लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, क्यों? एक्चुअली सर, शैलजा उस दिन हमारे बेटे रोहन को आर्ट क्लास ले गई थी। उसे हमारे लौटने से कई जल्दी पहले वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस वक्त हम दोनों ऑफिस से वापस लौटे तो दरवाजा लॉक था। शैलजा और रोहन दोनों का ही कोई पता नहीं था। हमने शैलजा को मोबाइल पे काफी ट्राई किया, लेकिन वो फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई ये औरत मेरे बच्चे को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस का भी फोन नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना आपसे कि ये औरत ठीक नहीं है हमारे बच्चे के लिए, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको बहुत यकीन था ना इस पे, जस्ट बिकॉज वो उसी स्लम में रहती है जिसमें आपका वो प्यून रहता है। व्हाट लॉजिक इज दिस? टेल मी व्हाट लॉजिक? रोहन, कहाँ ले गई थी मेरे बेटे को? मुझसे गलती हो गई, तुम पे यकीन किया और रोहन की देखभाल के लिए तुम्हें हायर किया। इट्स माय मिस्टेक। लेकिन सर आप प्लीज मेरी शट अप। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। आज मैंने उनको देखा, अपने पति को, और वो किसी और औरत के साथ थे। मैं उनके पीछे भागी, उनसे पूछना चाहती थी कि वो औरत कौन है। और तो तुम ये बाद में भी पूछ सकती थी ना? तुम यहाँ आने के बाद अपने घर जाकर नहीं पूछ सकती थी उसे? इसीलिए तुमने मेरे बेटे को 6 घंटा उसके पीछे पीछे घुमाया। यू आर मैड। पागल हो तुम। हाँ पागल हो। पागल हो चुकी हूँ मैं, पागल हो चुकी हूँ जब से मैंने अपने पति को उस औरत के साथ देखा है। कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पूछूंगी उससे कि वो औरत कौन है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से तुम। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सोचना चाहिए था कि रोहन आप लोग उसकी फिक्र कर रहे होंगे, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मुझे क्या हो गया पता नहीं, मुझे क्या हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। शैलजा दावा कर रही थी कि उसने अपने पति को देखा था।
उसका ये दावा सच्चा था या फिर उसका बीमार दिमाग फिर से उसके साथ कोई खेल खेल रहा था, ये जान पाना मुश्किल था। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात तय थी और वो ये कि उसे मदद की जरूरत थी। बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बीमार को सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, हमदर्दी और इलाज। अगर शैलजा को ये मिला होता, कोई उसे डॉक्टर या पुलिस के पास ले गया होता, तो पुलिस उसकी तरफ बढ़ रहे खतरे को पहचान कर उसकी रक्षा कर पाती और डॉक्टर उसका इलाज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, शैलजा आज कोमा में है, यानी कि मौत के मुंह में, और पुलिस अब तक ये नहीं समझ पा रही है कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब, कब तक होश में आएगी? कुछ आइडिया? देखिए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन टेस्ट के दौरान एक बात सामने आई है। अपनी अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस के लिए ये लड़की जो भी दवाइयां ले रही थी वो एक्सट्रीमली हैवी डोज की थी, और इस तरह की हैवी डोज की दवाइयां अक्सर रेयर केस में दी जाती हैं, और इस तरह की दवाइयां लेने के बाद पेशेंट रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल ढंग से नहीं जी सकता। मतलब कि वो हेलुसिनेट करने लगते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो जिस चीज के बारे में वो सोचते हैं उन्हें दिखाई या सुनाई देने लगती है, और उन्हीं बातों को वो सच मानने लगता है। अब इन्हें इतने हाई डोज की जरूरत थी कि नहीं, इसका पता तो इनके होश में आने के बाद ही लग सकता है। शैलजा एक पढ़ी लिखी लड़की है, और अगर हम ये कहें कि वो जानबूझकर या फिर अनजाने में ये हैवी डोज की दवाइयां ले रही है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा इंसान है जो उसको ये हैवी डोज की दवाइयां दे रहा है। प्रिस्क्रिप्शन उसने अपने पास में रखा है, वो जानता है कि शैलजा पढ़ी लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन अगर उसने देखा तो वो जान जाएगी कि जो दवाइयां वो ले रही है वो उसको ठीक करने के बजाय और बीमार कर देंगी। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैलजा पर जानलेवा हमला करने वाला और उसे दवाइयों की ज्यादा डोज देने वाला दोनों इंसान एक ही है? हो सकता है दोनों इंसान एक ही हैं, लेकिन अगर ये दोनों अलग इंसान हुए फिर भी इन दोनों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम शैलजा के बैकग्राउंड के बारे में कहां तक पहुंचे? नहीं सर, इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे हम शैलजा की जिंदगी के बारे में पता चल सके। तुम एक काम करो, या तो पता करो कि शैलजा को गोली किसने दी, वहां से जरूर हमें कोई क्लू मिलेगा। ठीक है सर। ओए साहब, शैलजा को गोली मैंने दिलाई थी, पर बाला के कहने पे। बाला? ये बाला कौन है? वो भी मेरी तरह एक एजेंट है, ये उसकी ही कस्टमर है, इसके लिए मैंने उसे गोली दिलाई। ये बाला कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, उधर से पहले इसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलाया था उसे 1 साल पहले। देखिए, एकदम बढ़िया व्यू। और मैडम, इस घर में जो पहले लोग रहते थे ना, वो लोगों ने आज खुद का घर ले लिया है। मतलब एकदम पॉजिटिव फ्लैट है। हाँ, वो तो है। तो बोलो, एग्रीमेंट कब कराना है? जितनी जल्दी पॉसिबल हो। मेरे हस्बैंड तो बिजनेस टूर पे बाहर गए हैं, तो मैं अकेली एग्रीमेंट करूंगी। ओके। और जितनी जल्दी हो सके हमें शिफ्ट करना है। आप परेशान हो गए हम होटल में रह रह के। होटल? हाँ साहब, मुझे भी यही कहा था वो लोगों ने कि एक सिटी से शिफ्ट हुए और एक होटल में रुके हुए। पार्टी भी अच्छी खासी थी और रेंट भी अच्छा खासा दे रहे थे, तो मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की और उनका काम फटाफट करवा दिया साहब। ये बताओ कि शैलजा ने जब एग्रीमेंट करवाया तब उससे कोई आईडी प्रूफ लिया था तुमने, जिससे पता चले कि वो कहाँ की रहने वाली है? साहब, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं लिया। बिना आईडी लिए तुमने किसी अनजान औरत को फ्लैट दिलवा दिया? तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें पता नहीं कानून में ऐसा करना जरूरी है? सॉरी साहब, मैं सोचा था कि उनके जाने के पहले उनसे प्रूफ ले लेता, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। वो क्या है ना साहब कि 6 महीने में उनकी हालत ना एकदम खराब हो गई थी साहब। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे पता है मुझे आपको रेंट देना है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे क्या थोड़ा टाइम मैडम, 2 महीने का रेंट चढ़ा दिया आपने। अब मैं अपना काम धंधा छोड़ के आपके आगे पीछे दौड़ेगा? बोलो, आज मेरे को पूरा रेंट चाहिए बस। अरे लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कितने दिन से घर नहीं आए हैं। अभी उसका मैं क्या बोलेगा मैडम? हाँ, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो फ्लैट खाली कर दो ना आप। नहीं, ऐसे कैसे? मेरे पति पीछे आएंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, मुझे कहाँ ढूंढेंगे? अभी हर तरफ से तो आपका नहीं चलेगा मैडम, ये फ्लैट मेरा नहीं है, पार्टी का है। अब वो मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? हाँ, आज आप पूरा रेंट दो या तो फ्लैट खाली करो बस। अच्छा, 1 मिनट। आप ये रख लीजिए।
अभी ये क्या है मैडम, इतने में क्या होएगा मेरा? अच्छा 1 मिनट, मेरे पास और है, मैं आती हूँ। ये है मेरे पास, आप ही के लिए आप ये रख लीजिए। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं ये वापस ले लूंगी रेंट देके। ठीक है मैडम, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। जल्दी क्या करती साहब, उसने तो मुझे और लटका दिया। मैडम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसने मुझे उसका ज्वेलरी बेचने को कहा था। तो ज्वेलरी बेच के जो भी पैसे आए, उतना दिन उनका काम चला। जब सब पैसे ख़त्म हो गए तो मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कोई एक सस्ता सा मकान दिलवाने। तो मैंने एक दूसरे एजेंट को कह के उनको इसी एरिया में एक मकान दिलवा दिया था साहब। और इस बीच में उनका पति भी वापस नहीं आया था साहब, इसलिए मैडम ने उसका मिसिंग रिपोर्ट भी यहाँ नज़दीक के थाने में लिखवाया था साहब। जी हाँ, इस नाम के एक लेडी ने अपने पति के मिस होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। 1 मिनट। ये रही। मधुर गायकवाड़। जी हाँ। जी मेरे पति कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, गायब हो गए हैं वो। गायब हो गए मतलब? आपको लगता है आपके पति आपको छोड़कर कहीं चले गए? छोड़ के? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मधुर ऐसा क्यों करेंगे? मधुर तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आएंगे। वो आएंगे ना? हाँ। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है वो आएंगे। देखना, वो आएंगे। मैडम, क्या हुआ आपको? अरे मुझे तो जल्दी घर जाना चाहिए, खाना बना के रखो ना, वो तो किसी भी वक्त आ जाएंगे। मैं जाती हूँ। हाँ, मेरे समझ में आ गया था कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फिर भी उनके कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेते हुए हमने जांच शुरू कर दी। बस तब से वो वापस ही नहीं आए। आप लोग ढूंढ लेंगे ना उन्हें? हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। वैसे आपके पति की कोई फोटो नजर नहीं आ रही, आपके पास उनका कोई फोटोग्राफ है? हाँ, शादी का पूरा एल्बम है, मैं अभी लाती हूँ। शादी की एल्बम मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी है, देखिए इसमें आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। अरे यही तो थी। हाँ, फोटोज कहाँ है? फोटोज तो यही थी फोटोज। कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए, आपके पति दिखने में कैसे हैं? उनकी हाइट वगैरह? मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गोरे लंबे, प्रिंस है ना, इसलिए बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखते हैं। आपके पास उनके कपड़े तो होंगे, शर्ट पैंट, उससे हमें उनकी हाइट का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट। कपड़ों का तो बहुत शौक है उन्हें, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। आइए, ये कपड़े कहाँ गए? शायद इधर होंगे। अरे इसमें तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं। वो हाँ, अब हो सकता है वो लंबे टूर पे गए हैं ना, इसलिए सारे कपड़े लेके गए होंगे। शादी कब हुई थी आप लोगों की? मतलब कहाँ पर हुई थी? आपके पास शादी का कोई और डॉक्यूमेंट है? मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज कार्ड या कुछ और? लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे अपने जिस पति को वो औरत ढूंढ रही है, असल में वो था ही नहीं, और अगर था तो सिर्फ उसके ख्यालों में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अपने शादी से लेकर पति के गायब होने तक जितनी भी कहानी उसने सुनाई, वो सुनकर ऐसे नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही हो। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात उसको याद थी, जिसकी उम्मीद किसी पागल से नहीं की जा सकती। उसने अपने पति की जो डिस्क्रिप्शन की थी, उसे हमने एक स्केच बनवाया। हवलदार, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम लोग इसे नहीं ढूंढ पाए, और ना ही इसे किसी ने पहचाना। ये भी नहीं पता कि असल में ये आदमी है भी या नहीं, या फिर उस औरत के दिमाग की उपज है। वहाँ 6 महीने पहले शैलजा नाम की औरत रहती थी, 4थे माले पर।
फ्लैट नंबर 44। तुम जानते हो उसे? जानता हूँ साहब, बहुत भली औरत थी। जब यहाँ आई थी एकदम ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। यहाँ से फ्लैट खाली करने के बाद भी कितने दिनों तक रोज यहाँ आती थी, वहाँ और वहाँ बैठकर ना जाने क्या देखा करती थी। तुम कहाँ हो मधुर, और कितना इंतजार कराओगे? सर, ऐसी हरकत तो कोई पागल ही कर सकती है। नहीं पड़ी, भले ही वो औरत पागलों जैसी हरकतें करती हो, लेकिन वो औरत पागल नहीं है। भला एक पागल औरत को मारने की कोशिश कौन करेगा? हमला करने वाला और हमले की वजह, दोनों का कनेक्शन उसके पास जिंदगी से है। लेकिन एक तरीका है, हमें उस तक पहुंचा सकता है। बस यही दिया तुझे? हाँ साहब, 1 साल होने को आया तो मुझे भी इतना ठीक से याद नहीं है कि उसने मुझे क्या क्या दिया था, लेकिन जो भी कुछ दिया था साहब, एक एक करके सब बिक गया। बस ये सब चीज़ रह गई थी साहब। ये सब पे खाली सोने का पानी चढ़ा है, और ये अंगूठी तो पीतल की है, इसीलिए इसको कौन खरीदता। सर, ये जालोर राजघराने की अंगूठी है। यादव, सबसे पहले हम जालोर के राजा जी से मिलेंगे, वहां से हमें कोई क्लू जरूर मिलेगा। दरअसल ना, मेरे हस्बैंड बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। राजा साहब, इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये चेहरा कुछ देखा हुआ तो लग रहा है, पर कौन है ये मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। इस अंगूठी को पहचानते हैं आप? इस पे आपका खानदानी चिन्ह है। याद कीजिए कि आपने कब और किसको ये दी। हाँ, इस तरह की अंगूठियां हम लोग खुशी के मौके पर अक्सर अपने रिश्तेदारों को या अपने मुलाजिमों को देते रहते हैं। अब ये मैंने किसको दी थी मैं कह नहीं सकता, मुझे याद नहीं। थैंक यू। गणिखम्मा साहब, क्या हो गया? ये तो हाँ हाँ, ये हमारा छोरा सुरेंद्र, हमारा छोरा। आप यकीन के साथ कह सकते हैं आपका बेटा ये? साहब, हम इसके माँ बाप हैं, पहचानने में चूक कैसे कर सकें?
ये थोड़ा अलग दिख रहा है इसमें, पर वही आंखें, वही नाक। साहब, ये मारा ही छोरा है। कहाँ ये अभी? कहाँ है? साहब, हमारे छोरे को भगवान ने 3 साल पहले उठा लिया। राजा साहब के यहाँ उनकी गाड़ियां धोने का काम करता था ये सुरेंद्र। जब हम लोग महल में हुई एक चोरी की तफ्तीश कर रहे थे, तभी इसकी मौत की खबर आई। दरअसल वो बगैर किसी की परमिशन के राजा साहब की एक महंगी गाड़ी लेकर निकल गया और शायद कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। चोरी और एक्सीडेंट का एक ही दिन होना ये साबित करता है कि चोरी उसी ने की थी। इंस्पेक्टर, आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में सुरेंद्र की मौत हो गई? जी सर, ये देखिए, गाड़ी खाई के इस हिस्से से नीचे गिरी है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना मुश्किल है सर। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी जब खाई में गिरी और सुरेंद्र गाड़ी के अंदर था जी, तो जब गाड़ी पाई गई खाई में तो सुरेंद्र की बॉडी क्यों नहीं मिली उसके अंदर? सर, आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन जब हम लोगों ने गाड़ी को नदी से बाहर निकाला तो उसकी विंडशील्ड और दरवाजे टूटे हुए थे, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी दरवाजों से बाहर निकल गई और पानी में बह गई। सुरेंद्र का कोई ऐसा दोस्त जिसके वो बहुत करीब था? ना साहब, वो उसका कोई दोस्त ना था, वो अकेला ही रहता था। जब छोटा था तब से वो अकेला रहता था। सुरेंद्र, आठे बेटे क्या कर रहे हैं? जाके तू भी खेल उनके साथ। मैं और इन चिमड़ों के साथ खेलूंगा ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे? खेल क्यों नहीं रहे उनके साथ? थारे बराबर के तो है सारे। आपकी बराबरी के होगे, मेरी बराबरी का तो उनमें से कोई है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। अरे छोरा सुन तो, अटे खाली एक ही चीज थी साहब जिससे उसे लगाव था, और वो था राणा सा का महल। वो पूरा दिन महल के चक्कर ही लगाता था, और एक दिन दरबान, जाओ जाकर ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, किसी को छतरी लेकर भेजो हमें गाड़ी तक छोड़ने के लिए। धूप में चलने की आदत नहीं है हमें। है ये केक कर रहे छोरा, राजा राजा खेल रहे मेरा बच्चा। आप यहाँ क्यों आए? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो, पीछा करते हो क्या? अरे देखा तो क्या हो गया बेटा? छोड़ो ना। अरे सुरेंद्र सुन, जब बालक से जवान हुआ तब भी कोई बदलाव नहीं आया उसमें, वैसे कि वैसा ही था। कभी सस्ती चीजें उसे पसंद ही नहीं आई, महंगी चीजें, महंगी इत्तर वाली बोतल। हमारी इतनी औकात ना थी, लेकिन हमारा इकलौता छोरा था तो हम घर की चीजों में कटौती करके हम उसके शौक पूरा करने की कोशिश करते थे जितना कर सकते थे। तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो हम जैसे गरीबों के घर में कैसे पैदा हो गया, और एक दिन अचानक वो हमें छोड़ के चला गया। और छोरा सुरेंद्र हमें छोड़ के चला गया। मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गोरे लंबे, प्रिंस है ना, इसलिए बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखते हैं। 3 साल पहले जिस आदमी की मौत हो चुकी है उससे शैलजा की शादी कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि ये सब शैलजा के दिमाग का वहम है। नहीं यादव, ये शैलजा के दिमाग का वहम नहीं है, क्योंकि ये आदमी अपनी मौत से पहले जालोर में रहा और जालोर में ही इसकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि शैलजा ने इसे देखा कहाँ? ना तो ये सेलिब्रिटी है, ना हीरो है, इसकी तस्वीर ना तो मैगजीन में छपी ना अखबार में। और जब शैलजा ने इसको देखा ही नहीं तो फिर इसका स्केच कैसे बनवाया? तो आपको क्या लगता है? पॉसिबिलिटीज बहुत है यादव।
हो सकता है सुरेंद्र की शक्ल शैलजा के पति से मिलती है, या फिर क्या? या फिर जिस सुरेंद्र को उसके माँ बाप और पूरा जालौर मुर्दा मानता है, दरअसल वो जिंदा है। और मेरी अपनी राय है कि वो इंसान जिंदा ही है। आखिरकार पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ लिया जिसका स्केच शैलजा के बताए अनुसार तैयार करवाया गया था और जिसके बारे में शैलजा का दावा था कि वो उसका पति है। पुलिस को यह शख्स राजस्थान के एक छोटे से शहर जालोर में मिला था। उसका नाम सुरेंद्र था, पर उसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, यानी कि शैलजा की शादी से भी काफी पहले। तो फिर वो शैलजा का पति कैसे हो सकता था? इसके अलावा ना तो कभी शैलजा जालोर गई थी और ना ही सुरेंद्र कभी मुंबई आया था, और ना ही सुरेंद्र कोई जानी मानी शख्सियत थी कि जिसकी तस्वीर शैलजा ने किसी अखबार या मैगजीन में देखी होती। तो फिर शैलजा ने उसका हूबहू स्केच कैसे बनवाया? क्या रिश्ता था इस मरे हुए शख्स के साथ शैलजा का? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।